नमस्कार दोस्तों, एनवायरमेंटल लॉ के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब हम लोग आज के लेक्चर में समझेंगे। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एनवायरमेंटल लॉ के किस कॉन्सेप्ट का पार्ट है, इसको हम लोग समझेंगे। और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, इन दोनों प्रिंसिपल का आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एनवायरमेंटल लॉ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की कॉन्सेप्ट का हिस्सा माना जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसे हम लोग पहले आसान शब्दों में देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि धरती पर जो रिसोर्सेस है वो सीमित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज इस तरह से डिजाइन करनी चाहिए कि उन रिसोर्सेस का एलोकेशन आज की जनरेशन के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जनरेशन्स की जो नीड है उसे भी मद्देनजर रखते हुए एलोकेशन हो। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज की जनरेशन हम लोग उपभोग कर रहे हैं, यानी जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हम लोग उपभोग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी आने वाली जनरेशन्स रख पाए, इस तरीके से हम लोग को अपने रिसोर्सेस का, यानी इस धरती के लिमिटेड रिसोर्सेस का एलोकेशन करना है। यह कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक हिस्सा। और दूसरा हिस्सा कहता है कि हमें अपनी पॉलिसीज, यानी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज इस तरह से बनानी चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी कंजर्वेशन हो, एनवायरनमेंट पे भी कम से कम कार्बन फुटप्रिंट या फिर कम से कम इंपैक्ट पड़े, इस तरीके की पॉलिसीज हमें, यानी गवर्नमेंट को फ्रेम करनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि आपको किस प्रकार की पॉलिसीज को बनाना है, डिजाइन करना है, ताकि एनवायरनमेंट का भी कंजर्वेशन हो और इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बरकरार रहे। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखा। अभी हम लोग देखते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब क्या है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है कि गवर्नमेंट को ये अज्यूम करना चाहिए कि एक इलाके में पोल्यूशन होगा। गवर्नमेंट को ये भी अज्यूम करना चाहिए कि उस इलाके में पोल्यूशन कितनी डिग्री तक होगा, उस पोल्यूशन की सीवियरिटी कितनी है और एनवायरनमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा, और उसे रोकने के लिए अभी से हमें वेज एंड मीन्स और मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। यह कहता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल से क्या नाता है, यह भी हम लोग देखते हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहता है कि गवर्नमेंट को यह अज्यूम करना चाहिए कि एक इलाके में पोल्यूशन होगा, और जब उस इलाके में पोल्यूशन होगा तो क्या करना चाहिए, यह बताता है पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल। पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल कहता है अगर एक इंसान ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर गवर्नमेंट की भी किसी एजेंसी ने पोल्यूशन फैलाया तो रिलेवेंट फैक्टर्स को उसे कॉम्पनसेट करना चाहिए। रिलेवेंट फैक्टर्स क्या है? जिस इलाके में पोल्यूशन फैलाया है वहां पर जिसकी ओनरशिप है या फिर वहां पर जो लोग रहते हैं उनको हमें कॉम्पनसेट करना चाहिए। दूसरी बात, गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट करना चाहिए। और तीसरी बात, जहां पर पोल्यूशन फैला है वहां पर जो डैमेज हुआ है उसे प्री पोल्यूशन लेवल्स पर रिस्टोर करना है। यह कहता है पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल। यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल आपस में इंटर रिलेटेड है। यह था आपका इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग देखेंगे कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। एग्जाम में आपको लिखना है द वेज एंड मीन्स एज वेल एज the potential threats as to how the environment will be polluted has been frequently used by the government as a reason to avoid taking action to protect the environment। यानी बहुत सालों से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट ना करने के लिए गवर्नमेंट ने तरह तरह के बहाने बनाए हैं। उसमें से एक बहाना है कि हमें क्या पता कि एनवायरनमेंट कैसे पोल्यूट होगा, तो हम अपनी पॉलिसीज कैसे बनाए। इस बहाने का इस्तेमाल गवर्नमेंट ने कई सालों तक किया। Even though it is not always possible to have a clear evidence of a threat to the environment before the damage occurs, precaution or the precautionary principle or precautionary approach is a response to this uncertainty। ये सच है कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक जगह पर कितना पोल्यूशन होगा, कभी पोल्यूशन होगा और उस पोल्यूशन की सीवियरिटी क्या होगी। ये प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है।
लेकिन हम लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ बैठ के नहीं रह सकते, ये कहता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि आप प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करो। और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहता है कि अज्यूम करो एक इलाके में पोल्यूशन होगा, उसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो कि कितना पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होने पर वहां पर क्या डैमेज होगा, और उस डैमेज को रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है, वैसी पॉलिसीज हमें आज बनानी है। यह कहता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। Precautionary principle states that the government should anticipate in advance and prevent the environmental pollution, but it is always not possible to prevent the pollution. The precautionary principle has been widely incorporated in various forms in international environmental agreements and declaration, as well as developed in a number of national laws. Lack of certainty regarding the threat to environmental harm should not be used as an excuse for not taking action to diffuse the threat to the environment. यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में, पॉलिसीज में और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनमें किया गया है। और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है कि पोल्यूशन कैसे होगा, इसकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इसका इस्तेमाल एक्सक्यूज के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हमें अभी से एक्शन लेना है कि कैसा पोल्यूशन होगा, कितना पोल्यूशन होगा और उस पोल्यूशन की सीवियरिटी कितनी होगी, ये अज्यूम करके हमें आज ही पॉलिसीज बनानी होगी। ये डायरेक्शन देता है गवर्नमेंट को प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। The principle is based on the recognition that a false prediction of the government that the human activity will not result in significant environmental harm to the environment will do more harm to the environment than a false prediction that it will result in significant environmental harm. लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सिर्फ इतना कहता है कि पोल्यूशन होगा, ये फॉल्स प्रेडिक्शन ज्यादा हार्म करेगा अगर हमने अज्यूम किया कि एक जगह पर बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होगा। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट अ फॉल्स प्रेडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट दैट द ह्यूमन एक्टिविटी विल नॉट रिजल्ट इन एनी significant environmental harm to the environment will do more harm to the environment than a false prediction that it will result in significant environmental harm. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है कि एक जगह पर बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होगा, ये गवर्नमेंट का जो अजम्पशन है वो गवर्नमेंट को अनप्रिपेयर्ड रखेगा। और अगर उस इलाके में सच में पोल्यूशन हो गया तो ऐसे में उस पर्टिकुलर एरिया का जो गवर्नमेंट है वो अनप्रिपेयर्ड होने की वजह से एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और इससे अच्छा है हम जो आपको कहते हैं, यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट को कहता है कि ये अज्यूम करो कि एक इलाके में पोल्यूशन होगा, कितना पोल्यूशन होगा और उसे रोकने के लिए जो रेमेडीज है उनको आज ही अडॉप्ट करो। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर्ड रहेगा और अगर पोल्यूशन हुआ तो उस प्रिपेयर्डनेस का इस्तेमाल करके पोल्यूशन को डिफ्यूज करेगा। और अगर पोल्यूशन नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, यानी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर या फिर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस लीगल मैगजीन के ऊपर या फिर इस जनरल मैगजीन के ऊपर ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल बेस्ड है। ये कहता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। Therefore, the principle directs the government that the government should draw a fundamental policy to anticipate, avoid and mitigate threats to the environment. Precautionary principle is generally only relevant where the following elements are present. First, in the situation where there is certainty but the threat to the environment is relatively certain. That is, the causal link between an action and environmental damage can be established, the probability of occurrence can be calculated, and the damage insured against measures may be also need to be taken. However, this should be seen as preventive, not precautionary measures. The burden of proof that he did not deplete the environment is on the polluter. इसका मतलब है कि ये जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है वो सिर्फ 3 सिचुएशंस में एप्लीकेबल है। सबसे पहली सिचुएशन जहां पर अनसर्टेनिटी है लेकिन पोल्यूशन होगा, ये पॉसिबिलिटी तो पक्की है। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं गोवा का। गोवा में मैंगनीज की बहुत ज्यादा माइंस है। मैंगनीज की माइंस अगर पोल्यूशन होगा तो माइनिंग से होगा,
लेकिन माइनिंग को परमिशन अभी तक मिली नहीं है। जब तक परमिशन मिली नहीं है तब तक गोवा में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जिस दिन माइनिंग को परमिशन मिली उस दिन उस पर्टिकुलर एरिया में मैंगनीज की माइनिंग की वजह से पोल्यूशन होगा। तो ऐसे एरिया में गवर्नमेंट को पहले ही प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर हमने परमिशन दे दिया तो पोल्यूशन तो होके रहेगा। पोल्यूशन कितना होगा इसे भी गवर्नमेंट को अज्यूम करना है, और जब पोल्यूशन होगा तो हमें क्या करना है यह भी गवर्नमेंट को एंटिसिपेट करना है। यह कहता है पहली सिचुएशन में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। अभी हम लोग देखते हैं दूसरी सिचुएशन, वेयर देयर इज अ थ्रेट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज, वेयर देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ अ थ्रेट ऑफ एनवायरमेंटल हार्म, द प्रिंसिपल विल नॉट अप्लाई। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था माइनिंग का, अगर दूसरी सिचुएशन में वेयर देयर इज अ थ्रेट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज, यहां पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा जापान का। जापान में बहुत सारे वोल्केनो पाए जाते हैं, तो वोल्केनो की वजह से वोल्केनिक इरप्शन होता है। वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद उस एरिया का जो एनवायरनमेंट है वो डैमेज हो जाता है, और जापानीज गवर्नमेंट हमेशा से ये एंटिसिपेट करता है कि पोल्यूशन होके रहेगा, चाहे वो वोल्केनिक इरप्शन से हो चाहे वो अर्थक्वेक की वजह से हो, क्योंकि जो वोल्केनो है वहां की जो जमीन है वो काफी कमजोर मानी जाती है, और उस एरिया में जो घर बनाए जाते हैं वो काफी कमजोर सतह के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को ये अज्यूम करना है कि एनवायरनमेंट का डैमेज का जो थ्रेट है वो हमारे ऊपर बरकरार है, और इसी से रिलेटेड उन्हें पॉलिसीज बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जापान के जो घर है वो काफी अर्थक्वेक सेफ माने जाते हैं, वोल्केनिक इरप्शन से ज्यादा जो मतलब धमाका होता है उससे भी वो सेफ माने जाते हैं। और ये अजम्पशन सिर्फ इसलिए हुआ कि जो जापान का गवर्नमेंट है उन्होंने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया और ऐसी पॉलिसीज बनाई ताकि कम से कम लोगों की मृत्यु हो, कम से कम प्रॉपर्टी का नुकसान हो, और ये जो फायदा है वो सिर्फ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की वजह से हुआ है। तीसरी सिचुएशन, वेयर द थ्रेटन हार्म इज ऑफ अ सीरियस और इरिवर्सिबल नेचर। यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि कोलार गोल्डफील्ड का। आप सभी ने कोलार गोल्डफील्ड के बारे में यानी केजीएफ के बारे में तो सुना होगा। केजीएफ बहुत ही ज्यादा फेमस मूवी है, मैंने खुद देखी है, लेकिन केजीएफ नाम की जो एक्चुअल में प्लेस है वो कर्नाटका में है। कर्नाटका में वो गोल्ड माइंस थी, 90s तक वहां पर माइनिंग होता था। अर्ली 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइनिंग के ऊपर रोक लगा दी, क्योंकि कोलार की जो माइनिंग है उसकी वजह से इतना डैमेज हुआ, वहां पर रेडिएशन है, वहां पर माइनिंग की वजह से जो पोल्यूशन है वो इतना ज्यादा है कि अभी जो बच्चे कोलार नाम के जो शहर है वहां पर जो जन्म लेते हैं उनमें पैदा होते ही काफी ज्यादा डिफॉर्मिटीज आ जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं वेयर द थ्रेटन हार्म इज ऑफ अ सीरियस और इरिवर्सिबल नेचर, यानी जो एनवायरनमेंट का डैमेज है वो सीरियस है या फिर इरिवर्सिबल नेचर है। यहां पर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा भोपाल का। यूनियन कार्बाइड की 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वहां पर अभी भी उस ट्रेजेडी का इंपैक्ट पाया जाता है। तीसरी पीढ़ी चल रही है, अभी भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होते हैं, बचपन से ही वो डिसेबल्ड या फिर हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, और ये बहुत ही बेकार यानी बहुत ही बुरी सिचुएशन है। और ऐसे में हमें ये एंटिसिपेट करना चाहिए कि पोल्यूशन तो हुआ है, और आगे चल के हमें क्या करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां डिफॉर्मिटीज के साथ या फिर हैंडीकैप्ड या फिर डिसेबल्ड पैदा ना हो। ये अज्यूम करके हमें ऐसी पॉलिसीज यानी गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज डिजाइन करनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां तो कम से कम सिक्योर रहे। ये कहता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का तीसरा हिस्सा। अभी हम लोग देखते हैं इस प्रिंसिपल के एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लिविंग नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा है इट कंट्रीब्यूट्स टू द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट। चौथा है सपोर्टिव ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, बॉडीली हेल्थ एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। यहां पर मैं आपको एक हैक बताना चाहता हूं। एनवायरनमेंट का जब भी पेपर लिखोगे तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनको वर्ड टू वर्ड रट्टा मारो, और उनमें जो 17 डेवलपमेंट के गोल्स है उनका जो वर्डिंग है उसे वर्ड टू वर्ड रट्टा मारो, और आंसर में कहां पर भी आप उसे चिपका सकते हो।
कहीं पर भी आप एडवांटेजेस में लिख सकते हो। अगर आपका आंसर छोटा है तो आंसर को बड़ा करने के लिए लिख सकते हो, क्योंकि ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यही आपका एनवायरमेंटल लॉ का मोटा मोटा हिस्सा माना जाते हैं। तो एडवांटेजेस आपने देख लिए, अभी हम लोग आगे देखते हैं गाइडलाइंस ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। यहां पर 4 गाइडलाइंस है, मैं आपको सबसे पहले तो रीड आउट करके बताता हूं। पहली गाइडलाइन है एंटीसिपेट। द गवर्नमेंट अथॉरिटीज मस्ट एंटीसिपेट दैट देयर विल बी पोल्यूशन एंड एंटीसिपेट द कॉजेस ऑफ द सेम। गवर्नमेंट को यह अज्यूम करना चाहिए कि वहां पर पोल्यूशन होगा। पहला एग्जांपल मैंने दिया था गोवा का। गोवा में मैंगनीज के बहुत ज्यादा माइंस पाए जाते हैं, तो गोवा का जो गवर्नमेंट है उसे अज्यूम करना चाहिए कि पोल्यूशन होगा तो मैंगनीज की माइनिंग की वजह से होगा, और उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? प्रिवेंट। The government and other agencies should design the environment policies in such a way that it will prevent the causes of pollution. यानी गोवा के गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि मैंगनीज की माइनिंग की वजह से कम पोल्यूशन हो। जो गोवा का गवर्नमेंट है उन्हें अपनी पॉलिसीज कुछ इस तरीके से फ्रेम करनी चाहिए कि माइनिंग की वजह से, यानी जो मैंगनीज का माइनिंग है उससे कम पोल्यूशन हो। सबसे पहली तो उन्हें गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस की। जो भी उन्होंने गाइडलाइंस दी है उन्हें तंतोतंत फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, उन्हें यह ग्राउंड रूल सेट करने चाहिए कि कोई भी पेड़ ना कट पाए। तीसरी गाइडलाइन उन्हें सेट करनी चाहिए कि जो भी माइनिंग होगी वो प्रॉपर लाइसेंसिंग के साथ होगी। वहां पर जो माइनिंग माफिया है उन्हें रोकने के लिए पुलिस लगाई जाए। पुलिस के ऊपर नजर रखने के लिए, यानी पुलिस कोई करप्शन नहीं कर रही है, उसके लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के एम्प्लॉयज को लगाया जाए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर नजर रखने के लिए उस डिपार्टमेंट का जो भी हेड होगा उसे डायरेक्शन दिया जाए, और ये सारे पॉलिसीज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का हिस्सा माने जाएंगे। तीसरा गाइडलाइन है टू अटैक द कॉज ऑफ पोल्यूशन। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं चौथी गाइडलाइन बताता हूं। पोल्यूटर शुड बेयर द कॉस्ट। पोल्यूटर शुड बेयर द फॉलोइंग कॉस्ट। सबसे पहला है कॉस्ट टू द डैमेज टू द एनवायरमेंट, रिस्टोरिंग द डिप्लीशन ऑफ एनवायरमेंट, कॉस्ट ऑफ क्लीन अप एंड रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट पोल्यूशन, कंपनसेशन टू द विक्टिम। यानी जो भी एनवायरमेंट है उसका डैमेज, उसका कॉस्ट बेयर करना है। जो भी एनवायरनमेंट का डैमेज हुआ है उसे पहले के माफिक रिस्टोर करना, इसका कॉस्ट उसे बेयर करना है। इसके बाद में जो डैमेज हुआ है उसे क्लीन अप करने का कॉस्ट उस आदमी को जिसने पोल्यूशन फैलाया है उसे बेयर करना है, और जो भी विक्टिम है उन्हें कॉम्पनसेशन देने का चौथा कॉस्ट उसे बेयर करना पड़ेगा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड अंटिल दिस। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।